नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मौलाना तौकीर रजा का नाम आपने सुना होगा क्योंकि ये विवादित बयानों को लेकर के काफ़ी चर्चा में रहते हैं। ये मुस्लिम नौजवानों को कैसे वर्गलाना है, कैसे भड़काना है, उनका कैसे इस्तेमाल करना है, इनमें ये माहिर हैं। और इनके कई सारे बयान आप सोशल मीडिया पर देख लेंगे जिसमें ये साफ तौर पर दिखता है कि तौकीर रजा जो है जहर उगलने का काम करते हैं। और इन्हीं तौकीर रजा को लेकर के उनकी बहू ने एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया है। वो क्या खुलासा है पहले हम आपको दिखा देते हैं, सुना देते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पैदा कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी वजह से दो पक्ष आपस में भिड़ने के लिए मारकाट करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो अपने आप को ऐसा साबित करते हैं कि जैसे वो बहुत बड़े विक्टिम हैं या लीडर हैं और अपनी बातों से लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे आदमी के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो 3 गैर जमानती वारंट होने के बावजूद भी गायब है। जब से मैंने फेसबुक पोस्ट डाला है तब से लगातार लोगों की मेरे पास धमकियां आती है और तरह तरह की बातें वो करते हैं। इवन वो मेरी जो केसेस चल रहे हैं उसको लेके चैलेंज करने की बात करने लगते हैं, मुझे मारने की धमकियां देने लगते हैं। तो इस आदमी को अगर मैं उसके बारे में कुछ बोल भी रही हूँ तो उसके सपोर्टर्स मेरे ऊपर आके मुझे गाली गलौज करने लगते हैं। तो आप सोचिए, जो एक मास्टरमाइंड साबित हो चुका है कोर्ट के अकॉर्डिंगली, वो खुलेआम कोर्ट को भी उल्टा सीधा बोलता है। न्यायपालिका जिस पे हम सबका भरोसा है वो उसको भी उल्टा सीधा बोलता है। और आज तक कोई इसके बारे में बात करने को तैयार नहीं है कि मौलाना तौकीर के पास पैसा आ कहाँ से रहा है, जबकि हम सबको पता है कि उनके पास ना बिजनेस है, ना उनकी कोई फैक्ट्री है, ना वो कोई सर्विस करते हैं। स्टिल उनके पास बहुत लेविशिंग लाइफ है। विदाउट मतलब कोई फंडिंग तो है, जो कोई ऐसी जगह से फंडिंग हो रही है जिससे हमारे देश को नुकसान पहुंच सकता है या इंटरनली वो नुकसान पहुंचा रहा है। मैं निदा खान आला हज़रत हेल्पिंग सोसाइटी चलाने के साथ साथ मैं आला हज़रत ख़ानदान की बहू भी हूँ। हम मौलाना तौकीर के बारे में पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। उन्होंने बहुत सारे धरने प्रदर्शन किए हैं सीए को लेके, एनआरसी को लेके, और आए दिन वो हिंदू मुस्लिम दो पक्षों को भिड़वाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कारगर धरने किए हैं। जो उनका लास्ट धरना हुआ था उसमें दो पक्ष आपस में भिड़ भी गए थे। लेकिन हम सबको पता है यहाँ यूपी गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट है, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा सख्त है। कई बार उनकी कोशिशें ये नाकाम रही हैं। लेकिन देखा जाए 2010 के दंगे जो हुए थे उसमें अब वो सीधे सीधे आरोपी हैं। और 3 गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद तौकीर रजा खां बिल्कुल ही हिरासत में नहीं आए, वो गायब हैं। ठीक है, उनकी वीडियोस आती हैं जिसमें वो बिल्कुल ही ठीक आते हैं, लेकिन उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स कभी भी बाहर नहीं आई हैं। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स अभी तक गायब है। दूसरी बात, मौलाना तौकीर बहुत ही ज़्यादा लेविशिंग लाइफ जीते हैं। उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया में एक लेविशिंग लाइफ जी रहा है, पढ़ाई कर रहा है। हम सबको पता है ऑस्ट्रेलिया की पढ़ाई कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन कभी कोई ये नहीं सोच पाया कि मौलाना तौकीर के पास फंडिंग आ कहाँ से रही है, वो इतनी लेविशिंग लाइफ जी कैसे रहे, अपना स्टेटस कैसे मेंटेन कर रहे हैं, जबकि उनके पास कोई बिजनेस नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये फंडिंग आ कहाँ से रही है? तो मैं अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे जो भी लोग हैं उनके ऊपर ईडी की जांच होनी चाहिए कि ये पैसा आ कहाँ से रहा है, ये फंडिंग कहाँ से आ रही है जो हमारे देश में नफरत पैदा कर रही है। तो सुना आपने किस तरीके से कितने सारे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और ये मौलाना तौकीर रजा खां की बहू निदा खां बताई जा रही है। हालांकि हम ये पुष्टि नहीं करते, हमारा ये चैनल पुष्टि नहीं करता ये कौन है, क्योंकि इनका चेहरा दिख नहीं रहा है, तो हम इस आधार पर पुष्टि नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ पंकज सर वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। सर, आपने पूरा वीडियो देखा, सुना, क्या कहेंगे सर? देखिए, तौकीर रजा के बारे में हम पहले से कई सवाल उठाते रहे हैं। हमारा सवाल ये नहीं था कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है, हमारा सवाल ये था, शुरू से हम ये कहते रहे कि वो आखिर इतनी महंगी महंगी गाड़ियां मेंटेन कैसे करते हैं जी। क्योंकि उनके सोर्स ऑफ इनकम के बारे में आज तक किसी को जानकारी नहीं है। और ये महिला जो भी हो, ये भी यही सवाल उठा रही है कि उनकी आमदनी का जरिया क्या है और वो कहां से ऐसे उनके पास फंडिंग आ रही है जिसके कारण वो इतना लेविश लाइफस्टाइल मेंटेन कर पा रहे हैं। हमने भी वो सवाल उठाया था। अब आइए तौकीर रजा पर कि ये आपने बताया कि ये कई विवादित बयानों के लिए चर्चित रहे हैं। बरेली में एक दंगा हुआ था न्याज, और उस दंगे के बाद कई दिनों तक बरेली में कर्फ्यू लगा रहा था। वहां जितने भी व्यापारी थे
चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबने मिलकर एक बयान जारी किया था और यह कहा था कि तौकीर रजा के एक बयान के चलते बरेली को 300 करोड़ का नुकसान हुआ। वो जो कर्फ्यू लगा हुआ था, किसी की दुकानें जला दी गई, किसी की दुकानें लूट ली गई, किसी का माल कोई उठा के लेके चला गया, कोई बर्बाद हो गया। चूंकि कर्फ्यू की वजह से अगर आप फल सब्जियों इस तरह का बिजनेस करते हो, बर्बाद हो गया। और ये जो बरेली चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है, सारे व्यापारियों ने ये लिख के दिया था वहां के प्रशासन को, और उस इनके बयान के कारण जो वहां दंगा भड़का, उसके बाद पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि आरोप इस तरह के लगे कि इनके कोई फेवरेबल गवर्नमेंट थी। आई डोंट नो कि फेवरेबल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, क्योंकि सरकार की नजर में तो एक आरोपी आरोपी होना चाहिए, चाहे वो कोई हो। अब देखिए, अब आते हैं बैक टू 2024 जी। कुछ दिनों पहले तौकीर रजा ने फिर से विवादास्पद बयान देने की कोशिश की और इन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं अरेस्टिंग देने, अल्लाह का बंदा किसी से डरता नहीं है। और ये जानबूझ के फ्राइडे को ये किया था। देखिए, थर्सडे को अनाउंस किया शाम को कि हम कल गिरफ्तारी देंगे, ये पहुंच गए मस्जिद, और फ्राइडे को अमूमन मस्जिदों में भीड़ रहती है, और इन्होंने क्या कहा कि मैं गिरफ्तारी देने जा रहा हूं। तो मस्जिदों की जो भीड़ निकल रही है ना, आगे आगे ये सबसे पहले निकली। देखिए शातिरपना। अब निकलने वाली भीड़ इनके समर्थन में थी या नहीं थी, किसी को नहीं पता, लेकिन इन्होंने एक पिक्चर दिखाने की कोशिश की कि देखो इतने सारे लोग हमारे पीछे हैं, और बहुत बड़ी बड़ी बातें की। लेकिन गलती है कि मीडिया में आ गया। इन्होंने तो यह कहा था कि बरेली बंद हो जाएगा, आग लग जाएगा, कुछ जगहों पे पथराव भी करवाया। पता नहीं वो अंडरपास का या ओवरब्रिज का कोई इलाका है, वहां पे इनके कुछ लोगों ने पथराव भी किया, लेकिन लोगों का समर्थन नहीं था। वो समझ गए थे कि ये किस तरह का कैरेक्टर है। उसके बाद उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, मीडिया में आया, कुछ नहीं हुआ। अब सरकार ने कार्रवाई करनी शुरू की, तो जो बंदा सिवाय अल्लाह के खिलाफ किसी से नहीं डरता था, ये भाग गया। जो जेल में गिरफ्तारी देने जा रहा था, वो पुलिस के डर से भागा भागा फिर रहा है, किसी को नहीं पता आज तक कि वो कहां है। भाई, आप तो अल्लाह के बंदे थे ना, आप तो मुसलमान हो, मुसलमान किसी से नहीं डरता, सिर्फ अल्लाह से डरता है। आ जाओ, दे दो गिरफ्तारी। बाबा की पुलिस तो ढूंढ रही है ना, कहां फरार हो गया। और उस बात को आज 1.5 से 2 महीने हो गए हैं, आज तक किसी को नहीं पता कि तौकीर रजा कहां है। इसके साथ उसके वीडियो संदेश आते हैं, वीडियो जारी होता है, लेकिन अज्ञात लोकेशन से। जी भाई, ऐसा काम क्यों करते हो जिसमें भागना पड़े? बिल्कुल। और क्या अब तुमने जिन लोगों को बदनाम किया, जिन बरेली के मुसलमानों को बदनाम किया उस नमाज से निकलते वक्त, उसमें से बहुत सारे कामकाज करने वाले लोग थे, कोई सरकारी दफ्तर का कर्मचारी था, कोई व्यापारी था, उनको क्यों अपने लपेटे में लिया? क्यों किया था न्यास पता है? इनका एक भतीजा है, उसने क्या किया था, इनकी एक जमीन है, इस जमीन तक तो उसने मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाया, लेकिन कुछ सरकारी जमीन को भी घेर लिया था। तो प्रशासन आया और बुलडोजर से जितना घेरा था सरकारी जमीन को, सिर्फ उसको अतिक्रमण मुक्त करवा लिया, और उस खुन्नस में इसने इसे हिंदू मुसलमान का रख देने की कोशिश की, और फ्राइडे को इस तरह का नौटंकी किया कि गिरफ्तारी दे देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं बार बार लोगों से ये कहता हूं कि कोई भी जब भी कोई हिंसा के लिए उकसाए, कोई रिलीजन के नाम पर आपको भड़काने की कोशिश करे, तो पता करो कि उसकी वजह क्या है। वो आदमी इस्लाम की खिदमत के लिए यह काम कर रहा है या अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। अगर नकल करना है तो करो ना, लेकिन ओवैसी के संपत्ति का नकल करो, ओवैसी की तरह लाइफस्टाइल मेंटेन करके दिखाओ, तौकीर रजा की तरह मर्सिडीज बेंज में चल के दिखाओ। उसका बेटा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता है, हर महीने लाखों रुपए खर्च है। तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है? गली के चौराहे पे पंचर बनाएगा, फल बेचेगा, जूते चप्पल की दुकान में बैठेगा। कभी सवाल किया है ये? तौकीर रजा के घर की महिलाएं जिन कारों में निकलती हैं, जिस तरह की ज्वेलरी पहनती है, कभी पूछा है? अपने घर की महिलाओं को देख लो, 2 रोटी के लिए वो तरसते रहती है, वो घर के इंतजाम करने में परेशान है कि बच्चों की फी कैसे जमा होगी, इस महीने का राशन कैसे आएगा। और ये लोग आपको भीड़ दिखा के कहीं से इनकैश करते हैं पैसा। तौकीर रजा के मामले में क्या हुआ? 1 महीना पहले प्रियंका गांधी के साथ इसकी एक तस्वीर वायरल हुई। ये राहुल गांधी के तरह का स्टेटमेंट इस्तेमाल कर रहा था कि देश में केरोसिन छिड़का जा चुका है। तीसरी बात, इसने क्या स्टेटमेंट दिया? जब चारों तरफ शोर हुआ तो इसने कहा मैं तो प्रेशर कुकर हूं जी, मुसलमानों के अंदर जो गुस्सा पनप रहा है तो मैं तो सिटी हूं, मेरे सिटी के रास्ते से प्रेशर निकल रहा था। अब कहां प्रेशर गया? बाबा की पुलिस खोज रही है और निकालती है तेरा प्रेशर।
ये स्टेटमेंट कांग्रेस का स्टेटमेंट है जो सर एओ ह्यूम्स ने कांग्रेस की स्थापना के वक्त दिया था कि हिंदुस्तानियों में अंग्रेजों के प्रति बहुत गुस्सा है और उस गुस्से को निकालने के लिए हम एक सेफ्टी वॉल्व बनाएंगे जिसका नाम कांग्रेस होगा। सेम यही बात कर रहा है ये तौकीर रजा। चीजों को समझना है, जोड़ना है एक दूसरे से। ये ट्रिम कट दाढ़ी शेरवानी इतनी महंगी ऐसे ही नहीं आती भैया। बिल्कुल। और जो ये लोग आपको भड़का के कहीं से पैसे कमाता है। जी हाँ बिल्कुल। और जो जिन नौजवानों को ये भड़काने की कोशिश करते रहते हैं तौकीर रजा, तो उनको समझना चाहिए कि और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनके बच्चे जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं, उनके घर के लोग जो हैं एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, बड़ी बड़ी कारों में घूम रहे हैं, लेकिन और फिर ज्ञान देते हैं कि आप सड़कों पे आइए, आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है, आपको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। तो सबसे पहले अगर अन्याय हो रहा है तो आप उनके बच्चों को अपने जो ऑस्ट्रेलिया में भेजे हुए हो पढ़ने के लिए, उनको ही बुला करके ले आओ, उनको भी बोलो कि जरा आप भी जरा जो है कौम की खिदमत में आगे बढ़िए। तो ये सब कुछ सिर्फ कहने सुनने की बातें, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की बातें हैं। लेकिन फिलहाल जो जिसे निदा खान, जो वीडियो हमने आपको दिखाई, वो वीडियो में निदा खान बताई जा रही है और ये कही जा रही है कि वो तौकीर रजा की बहू हैं और उन्होंने कई सारे खुलासे किए हैं। अब इस वीडियो के हालांकि पुष्टि हम तो नहीं करते हैं कि वो कौन है, लेकिन फिर भी आरोप तो काफ़ी गंभीर हैं और इन्हीं आरोपों पर हमने पंकज सर से चर्चा की। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।